मनोरमा के पैर बाहर दरवाजे पर ही रुक गए। मनोरमा की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से उसके पैरों को बांध दिया हो। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका भाभी ये सब कहेंगी। कितनी उम्मीद के साथ वो अपना घर समझकर आई थी, वो घर जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया था, जहां से विदा होकर वो ससुराल गई थी। आज वही घर उसके लिए बेगाना हो गया। ऐसा मंजर तो उसने कभी नहीं सोचा था। माँ आंसू बहाई जा रही थी, पर भाभी थी कि अपने मुंह से आग उगलने के अलावा कुछ कर ही नहीं रही थी। मेरे कारण मेरी माँ को रोना पड़ रहा है, ये देखकर मनोरमा उल्टे पैर वापस दरवाजे से ही चली गई। लेकिन जाने से पहले भाभी से जरूर कहा कि भाभी, आप भी एक बेटी की माँ हो, भगवान न करे आपको भी ये दिन देखना पड़े। पर उसकी बात सुनकर भाभी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। मेरी बेटी को बदुआ देने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी तरह घर तोड़ू नहीं बनेगी। भाभी, मैं तो मजबूरी में घर छोड़कर आई थी, पर तुमने मुझे सहारा नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं अपनी भतीजी को बदुआ नहीं दे रही, पर वक्त का कोई भरोसा भी नहीं, कहकर मनोरमा चली गई। माँ काफी देर तक रोती रही, पर भाभी का दिल नहीं पसीजा। भैया मूक दर्शक बने कर खड़े रहे, लेकिन अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। कितनी अजीब विडंबना है, अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला भाई कभी कभी अपनी पत्नी के सामने मौन हो जाता है, ये जानते हुए भी कि बहन गलत नहीं है। पुष्पा जी के दो बच्चे थे, सूरज और मनोरमा। सूरज बड़ा था और मनोरमा छोटी। सूरज और मनोरमा में पूरे 8 साल का फर्क था। सूरज की पत्नी प्रियंका थोड़ी तेज स्वभाव की थी। उसकी एक बेटी थी चारू। अपने आगे तो प्रियंका किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। मनोरमा का ग्रेजुएशन पूरा होते ही प्रियंका ने उसकी शादी की रट लगा दी। अरे और कितना पढ़ाओगे, इतना पढ़ तो लिया, अब क्या जवान बहन को घर पर बिठा कर रखोगे? शादी करो और ससुराल भेजो। पर बहू, इसे थोड़ा और पढ़ लेने दे, पढ़ लिख कर पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो अपनी जिंदगी खुद संवार लेगी। पुष्पा जी ने विनती करते हुए कहा, बस आप जैसी माएँ होती हैं जो अपनी बेटी का घर नहीं बसने देती। लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं ना, तो सिर पे चढ़कर नाचती हैं। ग्रेजुएशन ही काफी है, हम तो नहीं पढ़े इतना। हमारे माता पिता ने तो 12वीं के बाद ही हमारी शादी करवा दी थी। तेरे माता पिता ने जो किया वो किया होगा, वो उनकी सोच थी। हमने तो तुझे पढ़ने के लिए कहा था ना, पर तू आगे पढ़ी ही नहीं। अब मेरी बेटी को तो पढ़ लेने दे। देखो माँ जी, मेरा पति घर की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। अब जितना पढ़ना था हमने पढ़ा लिया, अब तो उसकी शादी ही होगी। आखिर हमें भी हमारा भविष्य देखना है। प्रियंका ने एक तरीके से अपना फैसला सुनाते हुए कहा। उसके आगे सूरज भी कुछ नहीं कह पाया और ना ही पुष्पा जी। आखिर लड़के वाले बिना दान दहेज के शादी कर रहे थे, इसलिए बिना किसी छानबीन के उन्होंने मनोरमा की शादी अमन के साथ पक्की कर दी। अभी 3 महीने पहले ही मनोरमा की शादी अमन के साथ हुई थी। अमन एक नंबर का शराबी था। शराब पीकर आना और फिर मनोरमा से गाली गलौज करना उसके लिए बहुत साधारण सी बात थी। शादी की रात ही उसने शराब पीकर मनोरमा के साथ बंद कमरे में बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन शर्म के मारे मनोरमा किसी को कुछ कह नहीं पाई। लेकिन अब तो ये आए दिन होने लगा। अमन शराब के नशे में अपने कमरे में सारी हदें पार कर देता था। उसके लिए मनोरमा सिर्फ हवस बुझाने का जरिया भर थी, जिसके साथ वो पूरे हक के साथ जोर जबरदस्ती करता था। उसके छूने में किसी भी तरह का प्रेम नहीं था। शादी के 10 दिन बाद ही उसने अपनी सास से सब कुछ कह दिया, तो सास ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया था, अरे ये तो पति का हक होता है, भला ये बातें किसी से कहने की होती हैं क्या? बहू, कम से कम सोच समझ कर तो बोल, मैं तेरी सास हूँ। उसके आगे मनोरमा कुछ कह नहीं पाई। 2 महीने पहले उसने अपनी ननद से भी कहा, लेकिन ननद ने भी झिड़क दिया, अपने कमरे की प्रेम लीला हमें मत बताया करो, आखिर कहे तो किससे कहे। 1-2 बार भाभी को कहने की सोची, पर भाभी की तरफ से तो बला टली थी। जब पिछले महीने वो यहाँ अपने मायके 2 दिन के लिए रहने आई थी,
तब उसने अपनी माँ पुष्पा जी से भी कहा था और अपने शरीर पर बने चोट के निशान तक दिखाए थे। देखकर पुष्पा जी का कलेजा भी हलक में आ गया था। उनकी बेटी के साथ कोई इस तरह से हैवानियत कर रहा था जिसे पति के प्रेम का दर्जा दिया गया था। भला बेटे से तो पुष्पा जी क्या ही कहती। उन्होंने दबी जुबान में अपनी बहू प्रियंका को ये बात बताई, पर प्रियंका ने समझने की जगह उल्टा पुष्पा जी को ही चुप करा दिया। कहने लगी, अब उसकी शादी हो चुकी है, भूल कर भी ये मत सोच लेना कि उसे मैं वापस लेकर आऊंगी। और ये बात जाकर आप दामाद को कैसे समझाएंगी? शर्म नहीं आएगी इस तरह की बातें करते हुए? उससे कहो अपने पति को खुश करना सीखे, ना कि हमें आकर ये बातें बताएं। उसके आगे पुष्पा जी कुछ कह ही नहीं पाई। लेकिन कल रात तो अमन ने सारी हदें ही पार कर दी। कल रात वो 2 बजे शराब के नशे में टुन होकर घर आया। उसके बाद बिना वजह ही मनोरमा को उसने इतनी बुरी तरह मारा कि उसके शरीर से जगह जगह से खून बहने लगा। उसकी इतनी चीख पुकार के बावजूद भी अपने कमरे से कोई भी निकलकर उसके पास उसे छुड़ाने नहीं आया। ये तो पति पत्नी के बीच की बातें मानकर सब लोग उसकी चीखें सुनते रहे, पर अपने कमरे में ही रहे। पता नहीं कैसे मनोरमा में कल इतनी हिम्मत आ गई कि जिस लाठी के सहारे दादा ससुर जी चलकर घूमने जाते थे, वो लाठी उसके हाथ आ गई। सबसे पहले तो उस लाठी से जमकर मनोरमा ने अपने पति पर एक ही वार किया और फिर जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भाग निकली। अमन की चीख सुनकर घर के सारे कमरों के दरवाजे खुल गए और उसे बचाने के लिए सब लोग बाहर आए। लेकिन तब तक मनोरमा बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई और वहां सबसे पहले अमन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पुलिस अमन को पकड़कर ले गई। वहीं पर सूरज को भी फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। लेकिन अब ससुराल वाले तो कहाँ मनोरमा को रखेंगे, इसलिए सूरज उसे अपने साथ घर ले आया। पर घर में तो उसने अपने कदम रखे भी नहीं थे कि भाभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या लेने आई है अब यहाँ पर? सारे समाज में हमारी थू थू करवा दी। इससे अच्छा तो मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। एक पति ना संभाल पाई तू, खबरदार इस घर में कदम रखा तो। खैर मनोरमा तो यहाँ से चली गई, लेकिन किसी ने उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं किया। इस सदमे को पुष्पा जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिनों बाद ही इस दुनिया से कूच कर गई। बस कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि मनोरमा का अमन से तलाक हो चुका था और अब वो कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं था। समय का पहिया यूं ही चल रहा था। आज इतने सालों बाद प्रियंका अपनी बेटी चारू के लिए परेशान है। दहेज के लालच में ससुराल वाले उसे लेकर नहीं जा रहे थे और सूरज की इतनी स्थिति नहीं थी कि वो मुंह मांगी कीमत उनको दे सके। चारू को भी मारपीट कर वो लोग घर पर छोड़ गए थे, ये कहकर कि जब पैसे का बंदोबस्त हो जाए तो ससुराल छोड़ जाना। अब चारू ससुराल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने पति के खिलाफ नोटिस भिजवाने के लिए प्रियंका और सूरज के साथ वकील के पास आई थी और वकील के ऑफिस के बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अपना नंबर आते ही वो लोग अंदर गए तो वकील ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। अभी वकील साहब केस सुन ही रहे थे कि उनकी पत्नी अंदर आई। उसे देखकर सूरज और प्रियंका हैरान रह गए। ये तो मनोरमा थी, वही मनोरमा जिसके लिए घर के दरवाजे प्रियंका ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिए थे। मनोरमा भी उन्हें देखकर पहचान चुकी थी, इसलिए वहीं की वहीं खड़ी रह गई। अरे मैडम, वहां कैसे खड़ी रह गई? अंदर तो आओ। अचानक वकील साहब ने कहा, ये मेरी पत्नी है मनोरमा। मनोरमा जब उनके पास आई तो वकील साहब ने उन्हें चारू की सारी स्टोरी सुनाई। ये सुनकर मनोरमा ने प्रियंका की तरफ देखा, लेकिन प्रियंका रोते हुए उसके पैरों में पड़ गई। मुझे वाकई में माँ जी और तुम्हारी बद्दुआ लग गई। मुझे माफ कर देना मनोरमा, मुझे माफ कर दे। वकील साहब ने हैरानी से मनोरमा की तरफ देखा तो मनोरमा ने सब कुछ बता दिया। भाभी, मैंने चारू को कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आपको तो मेरी माँ की बद्दुआ लगी होगी, जो मेरे दुख में कुछ दिनों बाद ही चल बसी। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे वकील साहब का साथ मिल गया, जो उस समय मेरा केस लड़ रहे थे। पर भाभी, वक्त का पहिया सचमुच बहुत बलवान है।
प्रियंका अब पहले जैसी कठोर नहीं रही। सूरज भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी छोटी बहन से वर्षों पहले जो दूरी बना ली थी, उसका पछतावा उसके चेहरे से साफ झलकता था। एक दिन जब चारू को कोर्ट ले जाना था तो प्रियंका बोली, सूरज अगर कहो तो मनोरमा से मदद मांग लें। सूरज चुप रहा, लेकिन शाम को खुद मनोरमा के ऑफिस के बाहर खड़ा था। मनोरमा, क्या तुम एक बार हमारे साथ चल सकती हो? चारू तुम्हारी जैसी हिम्मत वाली नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है और शायद मुझे भी। मनोरमा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, भैया मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रही, ये मैं उस लड़की के लिए कर रही हूँ जो आज उसी मोड़ पर खड़ी है जिस पर कभी मैं खड़ी थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तब कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं आया था। हालांकि चारू का केस वकील साहब ने ही हैंडल किया, जल्दी ही उसका तलाक भी करवा दिया। भैया भाभी ने बहुत मिन्नतें की कि मनोरमा उनके घर आना जाना कर ले, पर मनोरमा ने फिर भी अपने मायके में कदम नहीं रखा। भैया भाभी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। जिस मायके से उसे तिरस्कृत करके निकाला गया था और जिसके कारण सदमे में उसकी माँ की जान चली गई थी, वहां कदम रखकर उसे करना भी क्या था।